नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे आगे से। पिछले वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हो तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट में सबके लिंक्स हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आपने इस टर्म को सुना होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि, ठीक है, और वृद्धि करने वाले कारकों में सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए शेयर है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो वातावरण में CO2 की कमी नहीं बल्कि वृद्धि होता तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता, ठीक है। तो सिर्फ पहला जो है ये करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा कि ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक हमारा एटमॉस्फेयर कह लीजिए उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा और जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके लिए ही जो कई तरह के आप प्रोटोकॉल पढ़ते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब वगैरह क्यों अडॉप्ट किए गए, ठीक है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। अब देखें विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन डेटा के अनुसार वार्षिक आधार पर अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश की हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है ना। तो लेटेस्ट डेटा अगर आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है CO2 है ना का ग्लोबल वार्मिंग के रेफरेंस में चाइना का है वो, ठीक है। आपको हमें ये बताना है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी है, ये ज़रा कमेंट करके बताइए। तो अब यहाँ पे देखें कौन सी फ्लोरिनेटेड गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में माना जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि अब ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो उसमें जैसे ये आपका मुख्य रूप से आप जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये फ्लोरीन कंटेन करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना, इन सब में फ्लोरीन पाया जा रहा है और ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस कैटेगरी में आते हैं। तो CFC को मुख्य रूप से देखेंगे और उसी के सब कॉम्पोनेंट के रूप में यहाँ पे जो 3 विकल्प हमने देखे, इसके अलावा मीथेन जैसे होता है ना, CH4, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है N2O, और कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, वाटर वेपर जैसे हो गया। तो ये सब कलेक्टिवली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक। तो इनको भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तीनों ही जो ठीक है। अब देखें ग्रीन हाउस गैसेस जो भी अभी हमने आपको ऊपर बताई, तो अब ये पृथ्वी के संबंध में पृथ्वी पर उपलब्ध है, परंतु जो हमारे ये सौरमंडल में और अन्य ग्रह हैं तो उसमें से इन दिए हुए जो ग्रह यहाँ पे लिखे हैं, या जो ये टाइटन लिखा हुआ है जो कि सैटर्न का एक सैटेलाइट है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनमें से किन के वातावरण में पाई जाती हैं या मौजूद हैं। तो वीनस में भी है, मार्स में भी है, और टाइटन जो कि शनि का उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, मून है ना, वैसे ही टाइटन इनका है। तो यहाँ पर भी जैसे मीथेन वगैरह के कॉन्सेंट्रेशन आप देखते हैं ना कि जैसे शनि के आसपास गैस के छल्ले देखते हैं आप, तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस ही जो हैं उनके एग्जाम्पल के रूप में ये पाई जाते हैं यहाँ पे। तो तीनों इसमें भी ठीक हो जाएंगे। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो भी ऊपर भी हमने देखा, तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं किस में ये पाया जाता है। तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होगा यानी कि फ्रिज, ठीक है, तो उसमें पीछे जो गैस होती है, गैस में भरा जाता है ये, ठीक है, CFC। और डिओड्रेंट्स जो होते हैं, परफ्यूम, उसके जो गैस होती है उसमें भी होता है ये। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे जो भी गैसेस हमने बात की अभी, उसके एमिशन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, 2005 से प्रभावी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो कंजर्वेशन आप देखते हैं तो इन सिटू उसको स्वस्थानीय बोलते हैं हिंदी में, और एक्स सिटू
है ना, उसको बाह्य स्थाने बोल सकते हैं। तो अब स्वस्थाने का मतलब ये है कि जैसे उस चीज़ को आप कहीं और नहीं बना सकते, नेचुरल इकोसिस्टम या नेचुरल एनवायरनमेंट में ही किसी पर्टिकुलर जगह उस कंजर्वेशन के मेथड को हम बना सकते हैं या फिर वो होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव्स, है ना, ये सब नेचुरल हमारे कंजर्वेशन के स्थल हैं जहाँ पे हमारे जीव जंतु पौधे ये सब पाए जाते हैं। चिड़ियाघर चूंकि एक मैन मेड एग्जाम्पल है ना, तो इसको एक्स सिटू के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि आप चिड़ियाघर जहाँ पे कोई नई जगह है वो आप वहाँ पे बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब राजस्थान में देखते हैं आप, जैसे थार मरुस्थल पाया जाता है और मोस्टली राजस्थान का एरिया क्या है, डेजर्ट है। तो डेजर्टिफिकेशन का रीज़न क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आप लैंड टोपोग्राफी देखेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि यहाँ पे इरोजन जो है, वाटर का इरोजन काफ़ी आम बात है। तो ये सबसे मेजर रीजन है डेजर्टिफिकेशन होने का। अब वनों की कटाई के प्रभावों के बारे में हमको सही कथन को चुनना है। देखिए, तो डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट होगा उसके रेफरेंस में अगर हम देखें तो पेड़ आप काटेंगे तो क्या होगा, यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, पेड़ कट गया तो अब जो जानवर हैं कहाँ रहेंगे, जो उन पे रहते हैं या उन पे आश्रित हैं। फिर है कि यह स्थानीय मौसम के पैटर्न को बदल देता है। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे पेड़ नहीं होगा तो ऐसी वेजिटेशन के एब्सेंस में जो एक्टिविटीज़ है वेदर की वो प्रभावित होंगी और वेदर पैटर्न जो लोकल लेवल पे है वो चेंज होगा। आगे है कि यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है तो उसमें हमारे पेड़ पौधे और जो उससे संबंधित हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनका एक काफ़ी मेजर रोल होता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल स्पीड अप होती है जब पेड़ पौधे या कह लीजिए फॉरेस्ट की संख्या ज़्यादा हो। डिफॉरेस्टेशन के केस में न्यूट्रिएंट साइकिल स्पीड अप होने के बजाय उसको स्लो डाउन हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत है, सिर्फ 1 और 2 को चुनेंगे। अब देखें, ओजोन परत का क्षरण किसकी एक प्रमुख घटना है। तो एनवायरमेंटल जो हमारी लेयर्स हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो 4 लिखी हुई हैं, तो ओजोन कहाँ पाई जाती है, जो दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, इसमें 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब ओजोन डिप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है इसी हमारे लेयर में है, तो यहीं पे डिप्लीशन की घटना होगी। तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखें कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन रिक्तीकरण के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ओजोन लेयर के अगर डिप्लीशन होगा, चूंकि ओजोन लेयर क्या करता है कि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण है जो हार्मफुल होता है उससे एक नेचुरल फिल्टर के रूप में आपको पृथ्वी पर बचाने का कार्य करता है। तो अगर ओजोन लेयर ही नहीं होगा तो ऐसी जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है वो आएगी, है ना। तो आपके बॉडी में जो गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं सनबर्न हो जाता है ना, मोतियाबिंद हो सकता है, आपको स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है, एजिंग ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की उम्र बढ़ना, आप कम उम्र में आपको लगेगा ऐसे आपकी त्वचा सूखेगी तो लगेगा कि आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। तो ये सब के सब जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखिए, मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमने पहले भी कई बार आपसे बात की हुई है कि एक्वाटिक जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उसमें पाए जाते हैं जो कि मोस्टली सलाइन वाटर हो। तो जैसे आप बे ऑफ बंगाल में देखते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है ना, तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं मैंग्रोव, सबसे जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट कह लीजिए एग्जाम्पल है ये। तो ये सबसे प्रॉपर्टी इनकी क्या हुई कि सलाइन वाटर जो होगा वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की है, क्योंकि 2 वर्षों के लिए आंकड़े अभी अवेलेबल हैं तो यही पढ़ना पड़ेगा आपको इस साल भी। तो इसके अनुसार सही कथन को चुनना है। तो मैंग्रोव के जो एरिया है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि किस हिसाब से हुई, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके रेफरेंस में, ठीक है। और भारत का कुल मैंग्रोव कवर जो पूरा कलेक्टिवली इंडिया का मैंग्रोव एरिया है जो रिकॉर्ड किया गया ISFR 2021 में 4992 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंकड़ा है एज अ फैक्ट, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, दोनों ही हमारे ठीक हैं। अब देखें, ISFR 2021 के अनुसार ही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो फॉरेस्ट कवर अगर हम बात करें किसी राज्य के जो पूरा एरिया है ना, उसके रेफरेंस में, तो सबसे ज्यादा है ये मध्य प्रदेश में। अब देखें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में हमको सही कथन को चुनना है। तो यह योजना 1997 में शुरू की गई थी, तो पहला कथन यही गलत हो जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इनके द्वारा, ठीक, केंद्र सरकार का। दूसरा है कि 2011 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो ये वाला कथन जो है ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, अब उसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ठीक।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो है दोनों नामों को लेकर के स्टार्ट इसको 1999 में किया गया था, तो सिर्फ दूसरा कथन जो है ये ठीक है। इसमें देखिए कौन सा संगठन एक नई अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में विलय नहीं किया गया है। तो हमारा जो केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, उन्होंने एक अम्ब्रेला स्कीम चलाई राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, जो हमारे यूथ हैं है ना, उनको स्पोर्ट्स और इन तरह की एक्टिविटीज़ में जो है उनको जो उनका पोटेंशियल है उसमें हेल्प करने की दिशा में इसको स्टार्ट किया, और जो पहले की कई सारी स्कीम्स थी उसको इसी में मर्ज किया गया, तो इस वजह से इसको जो है अम्ब्रेला स्कीम यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो लिखा हुआ है ये 1969 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी जो 3 विकल्प लिखे हैं इनको इस प्रोग्राम में मर्ज किया गया है। तो इस ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो एक सामाजिक सुरक्षा निकाय है, इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो EPFO है ना, इसके बारे में आपने देखा होगा, एग्जाम्स वगैरह भी इसके होते हैं इनमें भर्तियों के लिए। तो 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय है इनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य हैं? ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में। आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, तो ये भारत सरकार लाई थी। तो उसके अंतर्गत जो जितने भी मिशन थे, तो उसमें जो भी मिशन थे वो उसमें से पहला लॉन्च होने वाला यही था, राष्ट्रीय सौर मिशन है ना। 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो अब स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों बिजली को बढ़ावा देना, बिजली उत्पादन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करना, ठीक है। ये तीनों ही सही हैं। थोड़ा इन दोनों के बारे में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और सोलर मिशन, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़िएगा प्लीज़, यहाँ पे तीनों ही खैर सही हैं। वंदे भारत मिशन जो है उसका संबंध इसमें से किस विषय से था? तो 2020 में कोविड-19 की जब महामारी फैली तो उसके दौरान चूंकि ट्रैवलिंग वगैरह बंद हो गया था, तो उसी क्रम में जो विदेशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन जो है इसको चलाया था। डिजी लॉकर के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर है? 2 स्टेटमेंट है। तो यह भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 2015 में डिजी लॉकर नाम से एक सिस्टम जो है इसको बनाया था, और इस पोर्टल के माध्यम से जो नागरिक हैं अपने डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने इसको यूज़ किया होगा तो आप जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो अगर एंड्रॉयड फ़ोन के आप यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से जा करके या एप्पल में ऐप स्टोर में होगा डिजी लॉकर का एक एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कीजिएगा। आधार नंबर का कुछ वेरिफिकेशन शायद हो करके आपके जो रिकॉर्ड्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट्स वगैरह, उनको आप डिजिटली इसमें स्टोर कर सकते हैं जो रेस्पेक्टिव सर्वर पे हैं उससे अटैच करके। और आप कहीं पे भी अगर किसी को उस रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट की, तो आप डिजिटल लॉकर के डॉक्यूमेंट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको मूल दस्तावेज लेकर के मतलब उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटल वाले को भी मान्यता दी जाती है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ठीक है। इसमें 3 पेयर है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग जो होता है उसके नियंत्रण का कार्यक्रम 1955 में, और डॉट्स रणनीति यानी कि जो टीबी के संबंधित एक प्रणाली होती है ना डॉट्स, उसके लिए चलाया गया था 1997 में। तीनों ही सही हैं। देखिए स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हर एग्जाम में वो ऐसा पुरानी निकाल करके स्कीम पूछते हैं, तो इसलिए आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कीम्स के बारे में एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में देखते चला करिए। आगे है कि 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग 1952 में स्टार्ट की गई थी इंडिया के द्वारा ही, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ सच काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन वर्ल्ड। पहली गंगा कार्य योजना के शुभारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, तो गंगा को साफ करने के लिए खैर स्टार्टिंग से कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन गंगा आज तक साफ हो पाई या नहीं ये प्रश्न का विषय है, बट स्टिल हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो ये वाला जो है स्टार्ट किया गया था फर्स्ट जो हमारी गंगा एक्शन प्लान है 1985 में, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी।
भारत में जल परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में शुरू किया गया था। तो हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इनके बीच में नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है जरा कमेंट करके बताइए। अब दिए हुए विकल्पों में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा और खुला समुद्री बंदरगाह है? ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट और ओपन सी पोर्ट जो है ये मुंबई का पोर्ट है। ठीक है, इसमें देखें भारत का पहला LNG टर्मिनल किस स्थान पर स्थित है? तो ये बनाया गया है यहाँ पे गुजरात में, दाहेज एक जगह है। ठीक है, इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसका पहला टर्मिनल जो है बनाया गया है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड करके कंपनी है उनके द्वारा। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब से हुई? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1911 में जो प्रयागराज है, तो प्रयागराज से नैनी के बीच में पहली बार जो है हवाई परिवहन जो है स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी तथा कुटीर उद्योग जो है ये यहाँ से संबंधित है। इसमें है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो जो कजरी गायन होता है उसी के संबंध में कजरी महोत्सव एक आयोजन किया जाता है मिर्ज़ापुर शहर में। कुछ फेमस हिल स्टेशंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो कालिम्पोंग जो है वो कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ब्रासवेयर जो वर्क होते हैं तो उससे बने हुए बर्तन या अन्य सामान के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल रामायण युगीन है? तो रामायण युग का अगर स्थल आप देखेंगे तो चित्रकूट है ना, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण यार्ड जो है वो कौन सा है? शिप बिल्डिंग यार्ड देखेंगे तो ये कोचीन शिप यार्ड है जो कि कोच्चि में है। निम्नलिखित में से कौन सा उस धातु का प्रतीक है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में सामान्य टेम्परेचर पर? तो ये होता है मरकरी, है ना, इसको Hg लिख के प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कौन सी एक अधातु है, यानी कि नॉन मेटल? तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना, गैस है ये। तो अब दो स्टेटमेंट है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो यह एक गैसीय द्रव है जिसमें गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है और यह सबसे हल्का तत्व है जिसका घनत्व अगर हम बात करें तो लगभग 0.09 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में दोनों कथन ही ठीक हैं। दांतों को सफेद करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो जैसे जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं या मसाला, पान मसाला वगैरह, तो देखते हैं आप उनके दांत बहुत ही ज़्यादा जैसे गंदे हो जाते हैं या और भी अन्य तरीकों से। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका यूज़ किया जाता है उनके क्लीनिंग में। अब है कि कार्बन के अपरूप यानी कि एलोट्रोप्स, है ना, तो ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन, है ना, ये सारे ही कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। अब देखें कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कुछ प्रकार के कांच आपने देखे हो उस पर कई बार नाम लिख दिया जाता है या कुछ और भी चीज़ें जो है ड्रॉ की जाती हैं, तो ये रसायन इसमें यूज होता है ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब दिए हुए ऑप्शंस में से किसका उपयोग जल शोधन में यानी कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है? तो घरों में भी हमारे जो इंस्टॉल्ड हैं क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाले सिस्टम्स, RO, जो पानी को फिल्टर करते हैं, अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाते हैं। लहसुन जो आप खाने में शामिल करते हैं तो उसमें एक विशिष्ट गंध होती है, उसका कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक जो है उसके प्रेजेंस के कारण उसमें स्मेल होती है। सोडियम लैंप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आपने स्ट्रीट लाइट्स जो देखी होंगी, अब तो खैर LED वगैरह काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से हो गए, लेकिन जैसे वो पहले येलो कलर के बल्ब अगर आपने देखे होंगे तो उसमें यूज़ होता था। ठीक है, ये सोडियम लैंप।
इसमें देखिए कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक ग्रुप है साफ्टा, इसका हिस्सा नहीं है। तो साफ्टा की फाउंडिंग की गई थी 2004 में, जो 12th एडिशन था सार्क समूह जो है ना इनका। तो उन्हीं देशों के मध्य है ना एक साफ्टा ग्रुप जो है इसको बनाया गया, जिसमें शामिल है श्रीलंका, भारत, भूटान, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना। चाइना इसमें नहीं है। अब देखें पूंजी बाजार का एक प्रकार जिसमें एक प्रतिभूति को कई बार बेचा जा सकता है, वो कौन सा बाजार कहलाता है। तो जैसे कैपिटल मार्केट के रेफरेंस में मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के कई सारे शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए जो बाजार चाहिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, है ना। जैसे बॉम्बे का स्टॉक मार्केट हो गया, दिल्ली में हो गया, है ना। ऐसे अलग अलग जो है स्टॉक मार्केट्स में आप सिक्योरिटीज को कई बार एक दूसरे को सेल परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो एशिया का जो है वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज को जो कह लीजिए विश्व में सबसे पहली बार कहीं पर स्टैब्लिश किया गया तो लगभग 1670 के अराउंड में नीदरलैंड में जो है किया गया था। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सेंसेक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। तो वही सेकेंडरी मार्केट जो हम अभी देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन से, ये भी उसी का एक पार्ट है। ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, कहाँ स्थित है जरा ये आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उसका रेगुलेशन का कार्य करती है। और हाल फिलहाल अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो चर्चा में भी है ये अडानी कांड का जो एक आरोप लग रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से। तो यहाँ पे इनकी भी जो भूमिका की जो है कह लीजिए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। तो खैर उसी के बारे में देखते हैं गलत कथन को। तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ये तो ठीक है। अजय त्यागी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये गलत है। अजय त्यागी जो है 2022 के स्टार्टिंग मंथ्स में थे, अप्रैल के आसपास में माधवी पुरी बुच है ना इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा कुछ फैक्ट्स जो हमने बताए हैं आपको, और क्वेश्चंस के आंसर करिए। हम आपको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।